हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं हूं मोनिका, आपकी जैप कैब एक्सपर्ट। दोस्तों, फाइनली आज आपका जेआईबी का थर्ड पेपर जो है एएफएम, इसका एग्जाम्स हो चुका है। तो फाइनली इस सेशन के थ्रू हम एक एग्जाम की एनालिसिस करेंगे और देखेंगे कि यहाँ पे किस कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, क्या पैटर्न आया था। और फाइनली अगर हम कट ऑफ, तो यहाँ पे आपको पहले से ही पता होता है कि भाई कट ऑफ क्या जाने वाला है। बट कट ऑफ को लेकर के भी एक छोटा सा कंफ्यूजन स्टूडेंट्स के बीच में होता है। तो लास्ट में वो कंफ्यूजन भी हम आपका रिजॉल्व कर देंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे दोस्तों हम आपके एग्जाम की एनालिसिस करा देते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि भाई कैसे कैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम में पूछे गए हैं। अब देखिए, मैंने एक दो सेशन आपके लिए पहले ही कवर किए थे, जहाँ पे मैंने आपको पहले से ही हिंट दे दिया था कि भाई पेपर नंबर 1, सॉरी, अगर हम एएफएम के बारे में बात करें तो टोटल 4 मॉड्यूल हैं और इसमें से मॉड्यूल 1 एंड थर्ड इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन यहीं से आते हैं। अब ऐसा नहीं है कि 100 क्वेश्चन होंगे तो चारों ही मॉड्यूल से इक्वली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और हर बार ही ऑलमोस्ट दोस्तों यही देखा जाता है कि मॉड्यूल 1 एंड मॉड्यूल 3 से ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। वहीं अगर हम केवल मॉड्यूल 3 के बारे में बात करें तो जितने भी न्यूमेरिकल बेस्ड आपके टॉपिक्स हैं सब यहीं से आते हैं। और जो भी स्टूडेंट यूनिट आपने जिन्होंने यहाँ पे थर्ड यूनिट पे जिन्होंने फोकस नहीं किया है, थर्ड मॉड्यूल पे, फिर यहाँ पे न्यूमेरिकल को लेके उन्हें कंफ्यूजन होता है, काफी सारे प्रॉब्लम्स भी होते हैं। तो फटाफट से एक बार देख लेती हूँ कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन जो हैं आपके पूछे गए थे। तो यहाँ पे सारे ही मॉड्यूल को हम कवर करेंगे एक एक करके। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, तो यहाँ पे आपका रेशियो एनालिसिस पे बेस्ड क्वेश्चन आया था, मोस्ट एक्सपेक्टेड भी था। लिक्विड एसेट है, करंट रेशियो है, साथ ही साथ अब लिक्विड रेशियो को ही हम एसिड टेस्ट रेशियो बोलते हैं। तो यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे गए थे और दोस्तों ये आपका मोस्ट एक्सपेक्टेड भी था। लिक्विड रेशियो क्या होता है? लिक्विड एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। वही करंट रेशियो क्या होता है आपका? करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो चाहे न्यूमेरिकल पूछे चाहे फॉर्मूले आ जाए, कोई यहाँ पे बहुत ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस को हम आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। उसके बाद एनुइटी बेस्ड न्यूमेरिकल आपका आया था। तो अच्छा न्यूमेरिकल है दोस्तों। अगर आपकी प्रैक्टिस अच्छी है एनुइटी पे तो आसानी से ये क्वेश्चन भी आपके सॉल्व हो जाते हैं। बॉन्ड थियरम पे बेस्ड क्वेश्चन आपका आया हुआ था। ठीक है, उसके बाद अकाउंटिंग प्रिंसिपल से कई सारे क्वेश्चन आए थे, जैसे कि मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल। मनी मेजरमेंट प्रिंसिपल क्या होता है आपका? कि ये प्रिंसिपल कहता है कि कोई भी बिजनेस फर्म को जब भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बना रही हो तो केवल मॉनिटरी नेचर के ट्रांजैक्शन को ही उन्हें रिकॉर्ड करना चाहिए, जिसे हम मॉनिटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर पाए। फॉर एग्जाम्पल, आपने बिजनेस के लिए चेयर्स खरीदा, ठीक है, अब आपने 50,000 का चेयर खरीदा, तो केवल आपको यही जो क्वांटिटेटिव नेचर का ट्रांजेक्शन है यही नोट करना था। अब वो चेयर की क्वालिटी कैसी है एक बात यहाँ पे मैटर नहीं करती। ठीक है, तो केवल हम मॉनिटरी टर्म्स को ही रिप्रेजेंट करें, यही है हमारा मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फिर उसके बाद दो और कॉन्सेप्ट पूछे गए थे। एक बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट, जिसे हम कई सारे नामों से जानते हैं, और दूसरा पूछा गया था गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। दोस्तों मोस्ट एक्सपेक्टेड था। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से हर बार ही क्वेश्चन आए थे। ये 3 क्वेश्चन आपका पूछा गया था। बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल क्या होता है? ये कहता है कि भाई कोई भी फर्म आप क्यों न ओन करते हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैंने एक बिजनेस फर्म खोल दिया एबीसी लिमिटेड, तो इस बिजनेस फर्म के लिए मैं केवल एक क्रेडिटर ही रहूंगी। यानी बिजनेस की अलग एंटिटी होगी, हमारी अलग एंटिटी होगी, और बिजनेस के ट्रांजैक्शन को ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट में हम रिकॉर्ड करेंगे। ठीक ऐसे गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट क्या था कि भाई यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारा बिजनेस फर्म कभी भी बंद नहीं होगा, ये इनडेफिनिट पीरियड के लिए चलेगा। ठीक है,
तो ये परपीचुअल नेचर का होता है, यही है गोइंग कंसर्न प्रिंसिपल। इसके बाद रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर से 2 क्वेश्चन आया था। तो यहाँ पे 4 तरीके के एरर हमें देखने को मिलते हैं, जिसमें ओमिशन एरर है, प्रिंसिपल एरर है, कमीशन एरर है, ठीक है, कंपनसेंटिक एरर है। तो 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पूछे गए थे। फिर यहाँ पे दोस्तों 4 क्वेश्चन जो है अकेले बस आपका अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे आया हुआ था। तो आगे जिनको एग्जाम देना है वो यहाँ से एक अच्छा हेल्प ले सकते हैं, या फिर जिन बच्चों का अभी एएफएम क्लियर नहीं हुआ वो इस एनालिसिस से समझ सकते हैं कि आगे उन्हें किन किन टॉपिक पे ज़्यादा फोकस करना है। इसके बाद देखो क्वेश्चन आया था डिफरेंस बिटवीन कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। ये कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में डिफरेंस क्या था? बहुत सारे डिफरेंस है। इवन अगर हम तीनों ब्रांच जो है फिनेंशियल, कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के डिफरेंस देखें तो बहुत सारे डिफरेंस है। कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन पर्पस क्या है? कॉस्ट को असरटेन करना या कॉस्ट को एस्टिमेट करना। जबकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का मेन काम क्या है? जो रिपोर्ट मिला है टॉप मैनेजमेंट को उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना, उस बेसिस पे डिसीजन मेकिंग करना। तो बहुत सारे डिफरेंसेस हैं। इसके बाद टैक्स सेक्शन 80U आया था। देखो मोस्ट एक्सपेक्टेड है दोस्तों, ये जो डेप्रिशिएशन वाला पार्ट है ना, सेक्शन 80C से 80U के बीच में ये जो टैक्स एजम्पशंस होते हैं ना, एग्जम्पशंस, यहाँ से हर बार ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक शिफ्ट में आपका 80U पूछा गया था, एक शिफ्ट में आपका 80TTA पूछा गया था। क्या है ये कि जो फिजिकल डिसेबिलिटी जो फेस कर रहे हैं उनके लिए क्या है, उनके लिए कुछ यहाँ पे रिजम्पशन दे दिए गए हैं, एग्जम्पशंस दे दिए गए हैं टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा। वही टीटीए क्या है कि आप जो सेविंग्स करते हो, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया है, बैंक डिपॉजिट्स हैं, उस पे मिलने वाले एग्जम्पशंस को। और फिलहाल इस बार बजट में चेंज हुआ था, तो मैंने आपको रिवीजन सेशन में भी बताया था कि इस बार बजट में चेंज हुआ है, सॉरी बजट नया आया है, टैक्स लैब में चेंजेस हुए हैं। तो मैक्सिमम चांसेस हैं कि जो चेंजेस आए हैं वहां पे क्वेश्चन आपको आएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दोस्तों, कैश फ्लो स्टेटमेंट पे बेस्ड क्वेश्चन। कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है? एक तरीके का फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, कोई भी बिजनेस फर्म को बनाना जरूरी होता है, जहां पे वो नेट कैश फ्लो को मेजर करती है, कितना कैश आया और कितना कैश गया, इसको मेजर करती है और इनके डिफरेंस के थ्रू नेट कैश फ्लो निकालती है, वो भी 3 एक्टिविटी के थ्रू। तो इनकी जो एक्टिविटी है ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड साथ साथ फाइनेंसिंग, यहाँ पे बेस्ड आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। आप किसी भी साइकिल का एनालिसिस करोगे, पेपर देखोगे तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनते ही बनते हैं। फिर उसके बाद देखो फिर से वही है क्विक रेशियो करंट रेशियो पे, यानी हर एक शिफ्ट में ये रेशियो पे बेस्ड आपका न्यूमेरिकल आया था, क्विक रेशियो करंट रेशियो। शेयर फॉर फीचर को लेके क्वेश्चन आया था। शेयर फॉर फीचर का मतलब क्या है? शेयर को फॉरफिट करना, कंपनी ने जो शेयर किसी को अलॉट कर दिया है वो कैंसल कर देना। क्यों कैंसल कर देती है? जनरली कि टाइमली आपने पूरा पेमेंट नहीं किया, कंपनी के कॉल पे भी आपने पेमेंट नहीं किया है। मॉडिफाइड ड्यूरेशन को लेके क्वेश्चन आया है। स्ट्रेट लाइन मेथड पे बेस्ड क्वेश्चन आया है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7, देखो गारंटेड था क्वेश्चन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से आएगा। 2 क्वेश्चन पूछा गया है, एक पुराने वाले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से, 7 किससे डील करेगा? कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट से। सिंपल सा क्वेश्चन आता है। और दूसरा क्वेश्चन आया था इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110, किससे डील करता है? कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे। देखिए ये सब जो क्वेश्चंस हैं ना, ये सब घुमा फिरा करके वही हर बार ही पूछे जाते हैं। तो एक तरीके से हम कह सकते हैं कि सिलेबस आपका बड़ा है, लेकिन कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो कि आते ही आते हैं। फिर देखो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो पे बेस्ड क्वेश्चन। अब मैं अभी आगे दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस आपको बताने वाली हूँ, केवल अकाउंटिंग रेशियो का 10+ क्वेश्चंस आपको केवल मिल जाएंगे। और हर एक शिफ्ट में 3-4 क्वेश्चन आपके रेशियो एनालिसिस पे आए थे। करंट रेशियो,
टर्नओवर रेशियो, देखो अभी यहाँ पे टर्नओवर रेशियो पे भी बेस्ड क्वेश्चन आया हुआ है। करंट रेशियो, लिक्विड रेशियो पे बेस्ड मैंने आपको बता ही दिया कि क्वेश्चन आपका आया था, वो भी न्यूमेरिकल आया था। बॉन्ड का इंट्रिंसिक वैल्यू पूछा था, इस पे बेस्ड एक न्यूमेरिकल आया था। साथ ही साथ मार्जिनल कॉस्ट पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। तो कॉस्ट अकाउंटिंग से एक क्वेश्चन आता ही आता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है? एक्स्ट्रा या एडिशनल कॉस्ट। अगर हम एक्स्ट्रा आउटपुट बनाते हैं तो उसमें आने वाली एडिशनल कॉस्ट को ही हम मार्जिनल कॉस्ट बोल देते हैं। अब देखो पीवी रेशियो, दैट इज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, न्यूमेरिकल आया था। अगर आपने मेरा सेशन देखा होगा लास्ट के केवल 2 सेशन, तो मैंने पीवी रेशियो पे बेस्ड आपको न्यूमेरिकल भी कराया था। कई सारे फॉर्मूले इसके बनते हैं, जैसे कंट्रीब्यूशन बाय सेल्स इनटू 100, या तो इसी को थोड़ा सा अगर हम मॉडिफाई कर दें, एक्सपेंड कर दें, तो सेल्स वॉल्यूम माइनस वेरिएबल कॉस्ट अपॉन सेल्स वॉल्यूम इनटू 100। कई तरीके से पीवी रेशियो के फॉर्मूले जो हैं हमारे बनते हैं। तो एक न्यूमेरिकल यहाँ पे आया था, उसके बाद बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट से 3 क्वेश्चन आए थे। बजटरी कंट्रोल, बजटरी कंट्रोल से आपका क्वेश्चन आया था। अब देखो बजट से भी क्वेश्चन आया था, बजटरी कंट्रोल से भी आया था। बजटरी कंट्रोल क्या है? एक टूल है मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, जिसके थ्रू कोई भी कंपनी क्या करती है, देखती है कि भाई जो भी बजट उन्होंने, जो भी कॉस्ट एस्टिमेट किया है अपने फ्यूचर प्रोजेक्ट्स के लिए, उतना ही खर्चा उनका आए, वेस्टेज ना हो यहाँ पे पैसों का। उसके बाद सिंकिंग फंड पे भी बेस्ड क्वेश्चन आपका आया हुआ था। सिंकिंग फंड, लीज पे क्वेश्चन आया था, लेजी पे क्वेश्चन आया था, और अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंसेस पे क्वेश्चन आपका आया हुआ था। गाप, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल, देखो गाप पे भी क्वेश्चन आपका आया हुआ था। तो अब यहाँ पे दोस्तों इतने सारे क्वेश्चंस तो मेरे को मिले हैं। रेक्टिफिकेशन एंट्री ट्रायल बैलेंस का यहाँ पे भी क्वेश्चन आया था। बाकी नेट प्रॉफिट का फॉर्मूला भी आपसे पूछा गया था। तो देखो फिर से रेशियो एनालिसिस का ही ये क्वेश्चन है। नेट प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है? नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नेट सेल्स इंटू 100। अब सोचो कितना सिंपल सा फॉर्मूला है। तो दोस्तों मोटे तौर पे अगर मैं बोलूं तो ये जो रेशियो एनालिसिस वाला आपका पार्ट है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। और हर बार इसी टॉपिक से आपके 4-5 क्वेश्चंस तो आते ही, हम किसी भी शिफ्ट में बात कर ले। तो कहने का मतलब रेशियो एनालिसिस में 4 पार्ट हैं आपके, ठीक है? प्रॉफिटेबिलिटी है, टर्नओवर है, सॉल्वेंसी है, या फिर इवन लिक्विडिटी है, और हर एक पार्ट से क्वेश्चन आता है। कहीं फॉर्मूले पूछ लिए जाते हैं, कहीं न्यूमेरिकल पूछ लिया जाता है, इवन कहीं कहीं डेफिनेशंस भी पूछ लिए जाते हैं। बॉन्ड पे 3-4 क्वेश्चन आ गया था। फिर आपका देखिए न्यूमेरिकल में पीवी रेशियो आ गया, बॉन्ड का इंटरनल वैल्यू आ गया, बॉन्ड थ्योरम पे बेस्ड क्वेश्चन आया था। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पे 2 क्वेश्चन सीधे सीधे जो अभी तक मुझे मिला है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 7 एंड इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 110। डेप्रिसिएशन पे 2 क्वेश्चंस यहाँ पे मुझे मिले हैं। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एंड कन्वेंशन पे 4 क्वेश्चन मिला है, ठीक है? फिर फिनेंशियल कॉस्ट अकाउंटिंग में डिफरेंसेस पूछा गया है। अच्छा, मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो मार्जिनल कॉस्टिंग एक क्वेश्चन अलग बना, फिर उसके बाद मार्जिनल कॉस्टिंग एंड एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में डिफरेंस। तो दोस्तों मेन डिफरेंस क्या है कि एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग को हम फुल कॉस्टिंग बोलते हैं, यानी कि जो फिक्स्ड कॉस्ट है और वेरिएबल कॉस्ट है, ये इन दोनों को इंक्लूड करता है, जबकि मार्जिनल कॉस्टिंग में केवल और केवल वेरिएबल कॉस्ट को ही हम कंसीडर करते हैं। यही सबसे बड़ा डिफरेंस है। लिवरेज रेशियो देखो, लिवरेज रेशियो का मतलब फिर से वही रेशियो एनालिसिस का सेकंड पार्ट आपका सॉल्वेंसी रेशियो या लिवरेज रेशियो बोलो। तो रेशियो एनालिसिस को ओवरऑल इन्होंने कवर किया था। तो अब बात यह है दोस्तों कि जो मेन कंफ्यूजन आपका होता है कि मैम कट ऑफ क्या है। कहीं कहीं आप देखते हो 45 कोई कट ऑफ बताता है, कहीं कहीं कोई 50 कट ऑफ बताता है। तो दोस्तों दोनों ही करेक्ट है। अब ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप फर्स्ट टाइम एग्जाम दे रहे हो, ठीक है, चारों पेपर आपने दिया, तो आईएबीएफ क्या कहता है कि अगर आप चारों पेपर एक साथ दे रहे हो
तो हर एक पेपर में इंडिविजुअली आपका 45 मार्क ही आना चाहिए। ये मिनिमम अगर आपका आएगा तो आपको वो सब्जेक्ट में पास माना जाएगा। ठीक है, तो 4 पेपर हमारा है, इंडियन इकोनॉमिक्स, पीपीबी, एएफएम एंड रिटेल बैंकिंग। ठीक है, तो इंडिविजुअल बेसिस पे हमें 45 मार्क्स लेके आने हैं। सबको हम ऐड करेंगे तो टोटल 180 हुआ, बट फाइनल कट ऑफ जो है वो 200 होना चाहिए। यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आप क्या कर सकते हैं, 10-10 नंबर और लाके अपना फाइनल कट ऑफ ये बना सकते हैं। तो सब्जेक्टिव बेसिस पे कट ऑफ 45 होता है, लेकिन फाइनल कट ऑफ आपका 200 होना चाहिए। अब सेकंड वाला जो कंफ्यूजन होता है ये भी सही है, लेकिन ये किस कंडीशन में एप्लीकेबल होता है। मान लो ये जो साइकिल आपने दिया जून का, ठीक है, मई का, इसमें आपने ये 2-3 ये पेपर क्लियर कर लिया, लेकिन जो रिटेल बैंकिंग वाला पेपर है इसमें आपने केवल 45 मार्क्स ही अटेंड किया, मान लेते हैं। टोटल आपका 200 नंबर तो है, लेकिन सब्जेक्टिव कट ऑफ आपका केवल 45 रह गया। तो ऐसे केसेस में आईआईबीएफ कहता है कि ये 3 पेपर तो आपका माना जाएगा कि ये क्लियर हो गया, बट चौथा पेपर आपका क्लियर नहीं हुआ है। तो अब आपके पास ऑप्शन क्या है कि अब नेक्स्ट जो एग्जाम आपका नवंबर दिसंबर में होने वाला है, इस एग्जाम में आप अटेम्प्ट देंगे, और ये जो 3 पेपर क्लियर हो गया अब ये नहीं देना है, केवल और केवल रिटेल बैंकिंग ही आपको देना है। तो अब जब केवल एक सब्जेक्ट आप दे रहे हो, तब यहाँ के लिए कंडीशन ये है कि अब आपको मिनिमम 50 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा। तो वो एस्पिरेंट जिन्होंने केवल एक पेपर इस बार दिया, कोई भी एक सब्जेक्ट, तो 50 पर आपको मार्क्स लाना है, और अगर आप पूरा पेपर एक साथ दे रहे हो तो 45 मार्क्स आपको लाना है। आई होप कि अब आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा। ठीक है, बाकी आपने आज एग्जाम दिया, वैसे ही आपने पेपर सबमिट किया होगा, तुरंत आपको अपना मार्क्स भी डिस्क्लोज हो गया होगा। तो 45 मार्क्स है, अगर आपका फर्स्ट टाइम पेपर दे रहे हो तो आपका सारा पेपर यहाँ पे क्लियर माना जाएगा। ठीक है, जिस भी पेपर में 45 से कम मार्क्स है वो पेपर आपका क्लियर नहीं माना जाएगा, वो आपको नेक्स्ट टाइम में देना पड़ेगा, और नेक्स्ट टाइम में फिर आपको 50 मार्क्स यहाँ पे लाना पड़ेगा। ठीक है, तो भी यहाँ पे मैं यही कहूंगी लास्ट में दोस्तों कि अगर पेपर क्लियर हो गया तो बहुत अच्छी बात है, कॉन्ग्रेचुलेशंस, और अगर कोई पेपर रह गया है तो भी डीमोटिवेट होने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम में आपको केवल वही पेपर देना है। तो जो जो कमियां रह गई, ठीक है, जैसे मैंने बोला कि ये टॉपिक हर बार आते हैं, उन टॉपिक पे कमांड बनाइएगा, 100% नेक्स्ट टाइम में आपका एग्जाम क्लियर हो जाएगा। तो ये मेरी ऑफिशियल आईडी है टेलीग्राम ग्रुप की, आप सभी इसको ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि आगे अब हम आपके लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट सेशंस लाने वाले हैं। और बाकी कुछ भी अगर आपके क्वेश्चंस हो, आपने पेपर दिया हो, कुछ क्वेश्चंस आपको याद हो जो हमसे रह गया हो, तो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। तो इसी के साथ सेशन एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच।